अब भी ठीक है। ओके, बढ़िया। चलो, तो अगर अभी हम क्या देखेंगे कि अगर मेरा कोई भी प्लैनेट मिथुन राशि में है, समझो मिथुन राशि में मेरा बुध है, और वो बुध मेरा 27 डिग्री का है, तो मैं क्या बोलूंगी कि बुध मेरा अंतिम डिग्रीज में चल रहा है मिथुन राशि में। तो जैसे हमने सीखा कि वायु तत्व की जो राशियां होती है 3, 7, 11, इसका प्रथम नवमांश जो होता है वो तुला राशि से ही शुरू होता है। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक आइडिया मेरे ध्यान में आ गया कि तुला राशि से ही मेरे नवमांश की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, अभी प्लेनेट हो गया 27 डिग्री का, तो अब मैं फिर से यहाँ पर देखूंगी कि 27 डिग्री कहाँ पर आके रुक रही है। 26-40 तक को तो 8वां नवमांश है, उसके बाद 27 से 30 डिग्री का जो है वह है लास्ट नवमांश। ठीक है, यानी कि अंतिम नवमांश, जहां पर राशि खत्म हो रही है, जहां पर 30 डिग्री खत्म हो रहे हैं, तो मेरा बुध जो मिथुन राशि में है, परंतु प्रथम नवमांश उसका तुला से स्टार्ट होगा, तो तुला से अगर अंतिम नवमांश देखेंगे 9वां, तो कौन सा आएगा? मिथुन ही आएगा। आप गिनिए 7 नंबर से, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, क्योंकि 12 के बाद 13वीं राशि तो होती नहीं है, तो फिर से हमने मेष राशि से उसको गिनना है, तो 1, 2, 3, इसका मतलब क्या होगा? यह बुध वर्गोत्तम हो जाएगा नवमांश कुंडली में जाकर। हम लोग बोलते हैं ना वर्गोत्तम ग्रह कैसे आ गया, वर्गोत्तम, ऊपर से नवम नवमांश। देखो, हम जिसको नव पंचम योग बोलते हैं, 1, 5, 9, 5 और 9 मिला के नव पंचम योग बोलते हैं, तो जिसके भी प्लैनेट अगर 5वें नवमांश में है या 9वें नवमांश में है, तो वह ग्रह को हम ज्यादा बलदायी, यानी कि उस ग्रह को हम ज्यादा मजबूत मानते हैं, उस ग्रह का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग ग्रह बन जाता है हमारी कुंडली में। अगर ये बुध नवमांश में खुद की राशि का यानी कि वर्गोत्तम बन गया है, तो इस व्यक्ति में इंटेलेक्चुअल पावर, इंटेलिजेंस पावर, बोलने की क्षमता, प्रेजेंटेशन करने की क्षमता, या तो ग्रहण करने की, या तो ग्रास्पिंग पावर बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, उसी प्रकार से ये मैंने अभी दिया आपको तीसरा वायु तत्व का। अगर जैसे हम लोग 2, 6, 10 की बात कर रहे थे, अगर मेरे चार्ट में कन्या राशि का गुरु विराजमान है, ठीक है, और यह गुरु मेरी कुंडली में बराबर से समझो 12 डिग्री 40 कला का है, समझो 12 डिग्री 40 कला का मेरा गुरु पृथ्वी तत्व राशि में है। तो हमने थोड़ी देर पहले क्या सीखा कि पृथ्वी तत्व या तो स्थिर राशि यानी कि 2, 6, 10 वृषभ, कन्या और मकर में अगर आपका कोई भी प्लैनेट जाता है, तो उसका प्रथम नवमांश हमेशा मकर राशि से ही शुरुआत होती है उसकी। तो मेरे 6 नंबर में अगर 12 डिग्री 40 कला का गुरु है, तो नवमांश कुंडली में कहा जाएगा? तो यहाँ मैंने देखा कि 10 डिग्री तक तो तीसरा नवमांश है, बाद में 13, 20 है, क्योंकि मेरा गुरु तो 12, 40 का है, तो 13, 20 से आगे तो जा नहीं रहा है, इसका मतलब यह आएगा चौथे नवमांश में। ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद 10 नंबर से हम लोग इसका काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 10 नंबर मकर राशि से। तो मकर राशि से चौथा नवमांश कौन सा आता है? 10, 11, 12, 1, यानी कि ये गुरु जो 6 नंबर में यानी कि कन्या राशि में मुझे D1 चार्ट में दिख रहा है, वह गुरु नवमांश में जाके मेष राशि का बन जाएगा। हम बोलते हैं ना मेष में है, अभी कैसा फलित होगा? तो मेष राशि तो आप सभी को पता है अग्रेसिव साइन है। मेष राशि जो है वह बहुत ही ज्यादा जलद स्पीड वाली है, क्योंकि तेज राशि है, क्योंकि उस पर मंगल का प्रभुत्व है। और जब मंगल की राशि में गुरु जाता है, तो वह हमेशा व्यक्ति को कोई भी चीज यानी कि मटेरियल लाइफ हासिल करने की हौड़ में लगा देता है, यानी कि ऑलवेज दिस पर्सन इज रनिंग, वो हमेशा दौड़ता ही रहता है कुछ चीज हासिल करने के लिए, और फटाफट डिसीजन लेता है। और कई बार डिसीजन लेने के बाद उसे पछताने का भी समय आता है, बिकॉज उसके लिए हुए डिसीजन रॉन्ग हो जाते हैं, कई बार वो डिसीजन राइट नहीं होते। परंतु मंगल और गुरु का सहयोग, भले मंगल की राशि में है तो भी
गुरु का सहयोग, इसको एक महालक्ष्मी योग भी बोला गया है। हालांकि D1 या तो D9 चार्ट में भी अगर मंगल और गुरु आपके कुंडली में एक साथ बैठे हैं तो भी हम बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में पैसे आते रहेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ रोज आएंगे, वो रोज आने के लिए फिर से आपकी गुरु की क्षमता, शुक्र की क्षमता, आपका बल कितना है गुरु का, ये सभी बातें बहुत मैटर करती है। परंतु एक बात तो मैं श्योरली बता सकती हूँ कि गुरु और मंगल का जब महालक्ष्मी योग बनता है, क्यों महालक्ष्मी योग बनता है, क्योंकि मंगल एक फास्ट गिविंग प्लैनेट है और गुरु कौन है, गुरु उसको एक्सपांड करता है। इसीलिए इसको महालक्ष्मी योग बोला गया है कि कहीं ना कहीं से गुरु जहां पर होता है यानी विष्णु जहां होते हैं वहां लक्ष्मी आती ही आती है। उसका एक आध्यात्मिक तौर पर या तो उसका लॉजिकल आंसर हम लोग ये भी ले सकते हैं कि जहां गुरु है वहां लक्ष्मी का हमेशा वास होता है। इसलिए चंद्र मंगल को भी हमने हमेशा लक्ष्मी योग माना है, क्योंकि चंद्र जहां पर होता है वहां पर रोहिणी का आगमन होता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, उच्च का वहां चंद्र बन जाता है और मंगल तीव्रता से फल देने वाला है। और चंद्र मंगल जब आपकी कुंडली में होता है तो वो लक्ष्मी योग बनाता है, लेकिन वो आपको लिक्विडिटी ऑफ मनी देता है, क्योंकि चंद्र ये लिक्विडिटी का कारक है। लिक्विडिटी यानी रोज के रोज पैसे आना। जैसे कि कोई बनिए की दुकान है, ठीक है, वहां उसको रोज के रोज पैसे आते हैं। पनवाड़ी है, कोई पान बनाने वाला है, उसके रोज पैसे आते हैं। आपका कुछ ऐसा काम चलता है कि जहां पर डेली बेसिस पर आपको पेमेंट, रिटेलिंग, वहां पर चंद्र और मंगल की युति बहुत ज्यादा काम करती है। महीने का पगार मेरा इस प्रकार से जीवन के अंत तक आता ही रहेगा, चाहे मैं हाउसवाइफ हूँ या तो चाहे मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ। फिर भी चंद्र मंगल का जब मेरी कुंडली में एक साथ योग बन जाएगा, या तो नवमांश कुंडली में भी जब चंद्र मंगल एक साथ आ जाते हैं, या तो नवपंचम में आ जाते हैं, या तो फिर एक दूसरे की दृष्टि में भी आ जाते हैं, उस समय हम जरूर बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में लिक्विडिटी ऑफ मनी, यानी कि भले उसने नहीं कमाया हो लेकिन जब भी उसको जरूरत होती है तो उसके पास धनार्जन करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा ये चंद्रमंगल बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग ने देखा कि मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चार आपने हमेशा ध्यान में रखने हैं। और 159, 2, 6, 10, ठीक है, 3, 7, 11, ठीक है, और 4, 8, 12, यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये हमारे वेदों में चारों चीजों को बहुत, ऋग्वेद में इसकी बहुत अच्छी संकल्पना दिखाई गई है। मैं आगे जरूर इसके बारे में भी जरूर मैं बात करूंगी। अब ये जो नवमांश है उसका आपने एक इतनी मजेदार बात मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश फिर से करती हूँ कि अभी जैसे हमने बोला कि मेष राशि का जो नवमांश है वह 1 से लेकर सेजिटेरियस यानी कि मेष से धनु राशि तक का हो गया, ठीक है। मेष से धनु 159, 159। अभी आया 2, 6, 10। देखो, 1 के नीचे 2 आएगा, 5 के नीचे 6 आएगा, 9 के नीचे 10 आएगा। तो 9 के बाद कौन सी राशि आती है? 10 नंबर की। तो इधर प्रथम नवमांश हो गया 10, ठीक है। इस प्रकार से 10 से लेके लास्ट नवमांश कहां तक आएगा? 6 तक आएगा, कन्या राशि तक। तो इसका मतलब क्या हो गया? मकर से लेके कन्या तक ये स्थिर राशि का नवमांश आ गया। देखो, 1 से 9 मेष से लेके धनु तक अग्नि तत्व का आ गया नवमांश। तो धनु राशि खत्म होती है तो फिर मकर राशि की शुरुआत हो गई। तो मकर से लेके अंतिम नवमांश उसका कन्या राशि का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये राशियां खत्म हो गई। उसके बाद क्या होगा? 2, 6, 10 हो गया। तो अभी 3, 7, 11 में आपके जो भी प्लैनेट्स है, तो 6 के बाद कौन सी आएगी राशि? 7, तुला राशि आएगी। तो 7 से 9 तक गिनो आप, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, फिर से मिथुन राशि आ गई। इसका मतलब तुला से लेके मिथुन नवमांश 3, 7, 11 में आएगा। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो इसको। और उसके बाद कौन सा आएगा? 4, 8 और 12, यानी कि मोक्ष त्रिकोण आ गया। तो 3 के बाद कौन सा आता है? तो प्रथम नवमांश कर्क का आ गया, और अंतिम नवमांश फिर से आपका मीन राशि का आ गया। तो कर्क से लेके मीन तक आपके अगर कोई भी ग्रह
मोक्ष त्रिकोण में, और फिर मीन से वापस से एक नंबर शुरू हो गया 159, फिर से वही चक्र चलता रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं नवमांश चक्र। इस नवमांश चक्र में आपको ये बेसिक आइडिया होना बहुत जरूरी है। सॉफ्टवेयर में सब लिखा है, लेकिन जब तक आप उसका गर्भ नहीं समझोगे, जिसको हम गाभा बोलते हैं, आप जब तक उसका गर्भ नहीं समझोगे, आप प्लेनेट से बातें कैसे करोगे? हमें सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं करना है, हमें उनके साथ दोस्ती बनानी, ताकि हमारे जीवन में हम उसको इतने अच्छे से उतार पाए। और बीइंग अ प्रेडिक्टर, मैं खुद कंसल्टेशंस में काम करती हूँ, तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं सभी प्लैनेट से बात करूं, ताकि जब मैं लोगों के लिए काम करती हूँ तो वही हीलिंग्स, वही प्लैनेट से जो बात करने की क्षमता है, मैं दूसरों तक भी पहुंचा सकूं। दिस इज सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड दिस वे। तब तक आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि नवमांश का महत्व क्या है। ठीक है, अभी यहाँ तक सबको समझ में आ गया? गौरी मैम, हेलो? हेलो, समझ में आ रहा है मैम। मैंने बोला भी था सबको कि अगर डाउट्स है कुछ तो वो लिख ले। हाँ हाँ, अभी तो तक अगर अगर मैंने अभी ये नवमांश की शुरुआत की है, तो आई होप कि किसी को कुछ डाउट नहीं है, तो मैं आगे जा रही हूँ फिर। हाँ, अभी तक तो क्लियर है। किसी को डाउट है तो हैंड रेज कीजिए प्लीज। हम्म, यस, क्लियर है, क्लियर है। ओके, क्योंकि काफी लोग, सब लोग ये सीख चुके हैं, यस, तो अच्छा लगता है कि सभी को इसके बारे में पता है। तो अगर हम लोग अभी नवमांश कुंडली की जब बात करते हैं, तो बेसिक आइडिया हमें ये मिल गया है। और जब भी आपके ग्रह, एक बात भी ध्यान में रखो, जब भी आपके ग्रह अगर मेष, लियो और सेजिटेरियस, यानी कि ये तीनों में ही जब जाते हैं, यानी अग्नि तत्व का नवमांश ही जब क्रिएट होता है, तो आपके वह प्लैनेट को बहुत ज्यादा बल प्राप्त होता है। यानी कि अगर मेष का अगर कोई ग्रह है और मेष में ही चला गया, या तो सिंह राशि का ग्रह सिंह में ही चला गया, या तो मेष तत्व यानी कि अग्नि तत्व में ही जब वह ग्रह चले जाते हैं, तो उसे भी अधिक बलवान माना गया। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुंडली में वर्गोत्तम ग्रह होना ही जरूरी है, या तो फिर नीच वर्गोत्तम होना जरूरी है, या तो स्वक्षेत्री होना यानी कि खुद की राशि में होना जरूरी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब प्लेनेट अपने ही तत्व में चला जाता है, यानी कि अगर लग्न की हम लोग बात करेंगे, तो यह मेष लग्न उदित हो रहा है, समझो हमारा 10 डिग्री का मेष लग्न उदित हो रहा है, तो ये कौन से नवमांश में जाएगा? तीसरे नवमांश में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मिथुन लग्न उदित होगा, यानी कि यहाँ पर एक नंबर की बजाय यहाँ पर जो चार्ट बनेगा वो मिथुन राशि का बनेगा। तो मैं क्या बोलूंगी कि इसका मूल कुंडली में अग्नि राशि उदित हो रही है, यानी कि अग्नि तत्व है, तो यह बहुत अग्रेसिव होगा, या तो बहुत फास्ट सोचने वाला होगा, या तो इसमें धैर्य की कमी है, रेस्टलेसनेस है, इम्पल्सिवनेस है। लेकिन जब मैं यहाँ पर मिथुन देखती हूँ, तो वो वायु तत्व की राशि है, तो और ज्यादा उसकी सोचने की क्षमता बहुत तेज बढ़ जाएगी। कई बार वह मार भी खा जाएगा कई चीजों में, डिसीजन लेने में, क्योंकि वायु तत्व जब लग्न उदित होता है मिथुन राशि जैसा, मिथुन राशि इंक्विजिटिव है, यानी कि चिकित्सक राशि है। जैसे कन्या राशि को भी हम लोग चिकित्सक राशि बोलते हैं। मिथुन वालों को क्या है कि थोड़ा भी अभी 4 लाइन पढ़ लिया, तो तुरंत वो लोग पिछली जो 15 लाइन होती है वो छोड़ देते हैं पढ़ने की, और वो 4 लाइन के बीच में ही वो पूरी की पूरी कहानी बनाने की कोशिश कर देते, बट दैट इज हाफ डन। और ये डिसीजन में वो हमेशा मार खा जाते हैं। पैसों में भी वो आधा सुनते हैं, मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं, अगर गुरु भी कुंडली में प्रबल नहीं है, तो ये जो बुध की राशि उदित हो रही है, वायु तत्व है, आप में पास इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, क्योंकि वायु तत्व जो है वो तेज वायु की तरह, यानी कि पवन की तरह चलने वाली राशि है। 7 नंबर राशि जो है वो बैलेंस राशि है, क्योंकि तुला राशि है, वो भी वायु तत्व में आ जाती है। अगर वो उदित हो रही है, तो आप बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो, आप सोच समझ के काम करने वाले हो, क्योंकि वो शुक्र की राशि, ये बुध राजकुमार ग्रह है ना, बुध की राशि, बुध को हमेशा किसी ना किसी की साथ की जरूरत होती है। और अगर एक्वेरियस राइजिंग है, यानी कि कुंभ नवमांश आपका उदित हो रहा है नवमांश कुंडली में, तो शनि का प्रभाव आप पर ज्यादा होगा।
आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है कि आप अकेले ही रहना, आप जल्दी जल्दी लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं बना पाते हो, आप बहुत ज्यादा मूडी बन जाते हैं ये लोग। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पर कौन सी राशि उदित है और बाद में यहाँ पर कौन सी राशि उदित है। तो यू कैन नॉट जज इमीडिएटली बाय जस्ट सीइंग D1 चार्ट, यू हैव टू सी D9 चार्ट ऑल्सो अलोंग विथ इट। कभी भी आप जब तक नवमांश कुंडली का परिचय अपने आप को नहीं दोगे, आप पढ़ोगे नहीं, आप कोई भी ग्रह उसमें पढ़ नहीं सकते हो। ठीक है, तो अब मैं मेरे लैपटॉप पे जा रही हूँ, तो हम लोग आगे उसके बारे में बात करेंगे मैडम। आई जस्ट गो टू माई लैपटॉप नाउ। यस मैम, यस मैम। ओके, हेलो। हाँ मैम बोलिए। हाँ, तो अभी तक का सब समझ में आ गया सभी लोगों को, ठीक है? यस मैम। ओके, तो अब हम आगे चल के बात करेंगे कि हमें मैच मेकिंग यानी कि नवमांश का मूल प्रयोग हम किस लिए करते हैं नवमांश का। तो नवमांश कुंडली का प्रथम उपयोग यह है कि हम उसको सप्तम स्थान का सूक्ष्म स्वरूप मानते हैं, यानी कि व्यक्ति की शादी होगी या नहीं, व्यक्ति का लग्न जीवन कैसा होगा, व्यक्ति को पार्टनर कैसा मिलेगा, उस पार्टनर के साथ उसकी कैसी बनेगी, और उस व्यक्ति से उसको कितना सुख प्राप्त होगा। देखो, पैसे वाला पार्टनर मिलना और सुख मिलना, ये दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है। फिनेंशियली हो सकता है कि अगर कोई लड़की है तो उसे बहुत पैसे वाला पति मिले, या तो कोई लड़का है तो उसे बहुत धनी लड़की के घर उसकी शादी होती है। परंतु दोनों पति पत्नी में कितना अटैचमेंट रहेगा, वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने जुड़े रहेंगे, यह सब हम जब मैच मेकिंग करते हैं, यानी कि जब हम विवाह जोड़ते हैं एक दूसरे का, तो हमारे पास लड़के की और लड़कियों की कुंडलियां आती है कि भाई हम लोग उसका मैच मेकिंग कैसे करते। तो मैच मेकिंग के काफी सारे रूल्स है, हर एक लोग अलग अलग प्रकार से इसको देखते हैं। और दूसरा ये भी है कि जब हम इसको देखते हैं तो कई बार ऐसे हमारे सामने द्विधा आ जाती है कि लड़का लड़की लव मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, परंतु लव मैरिज के बाद हो सकता है कि उनकी कुंडली मिलान नहीं हो रही है, फिर भी शादी करना चाहते हैं। या तो फिर लड़की के कुंडली में ऐसे कोई योग होते हैं कि जैसे सूर्य सप्तम भाव में आ गया, या तो सूर्य 12वें भाव में चला गया, या तो फिर सूर्य चतुर्थ स्थान में चला गया, सूर्य मंगल एक साथ में कुंडली के केंद्र स्थान में आ गए। तो इसमें क्या होता है कि ये एज अ एस्ट्रोलॉजर और एज अ स्टूडेंट मैं आप सबको बता रही हूँ, इमीडिएटली यू शुड नॉट जंप कि ऐसा ही होगा। लेकिन इसमें ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की शादी होने के बाद पति और पत्नी में शायद हेल्दी रिलेशन, हेल्थ वाइज, जैसे कि शारीरिक उनको काफी कष्ट झेलना पड़ता है और शारीरिक के कारण उनके हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रहते, यानी कि शादी के बाद हो सकता है पति को कोई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, पत्नी को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, या तो फिर दोनों में काफी मनमुटाव होने लगता है, क्योंकि सूर्य जो है वह सप्तम स्थान में अच्छा नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि सप्तम स्थान जो है वह तुला राशि का है काल पुरुष की कुंडली अनुसार, और तुला राशि में जाकर के सूर्य कमजोर बन जाता है, क्योंकि तुला राशि जो जहां पर आती है वो पश्चिम दिशा है और सूर्य यहाँ पर नीचे जाता है, सूर्य अस्त होता है यहाँ पर, सूर्य उगता नहीं है पश्चिम दिशा में, इसीलिए पूर्व दिशा को सूर्य का कारक माना है, और पश्चिम में जैसे ही सूर्य तुला राशि में जाता है तो उसको नीच का माना गया। इसीलिए जिनके जातकों के कुंडली में सूर्य सप्तम भाव में होता है तो हो सकता है कि उनको शादी होने में कठिनाइयां आ सकती हैं, शादी के प्रेफरेंसेस उनके अलग हो सकते हैं, वो स्वतंत्र विचारों के हो सकते हैं, उन्हें शायद लव मैरिज करना है, या तो फिर
आउट ऑफ वे यानी कि इंटर रिलीजन करने की वो क्षमता रखते हैं, या तो फिर उनके सेक्सुअलिटी डिफर हो सकती है, उनको कोई जज नहीं कर सकता कि उनको क्या करना है लाइफ में। कई बार हम लोग देखते हैं कि वह हमेशा पजल में होते, या तो फिर आजीवन वो शादी ना करते हुए भी लिव इन रिलेशनशिप में किसी के साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं। तो ये सब में यह जो सूर्य है यह बहुत ज्यादा काम करता है, और यह सूर्य सिर्फ D1 चार्ट में नहीं, नवमांश कुंडली में भी बहुत काम करता है। और अगर नवमांश कुंडली में भी आपको यह फलित नहीं हो पा रहा है, आप नहीं जज कर पा रहे हो, तो D30 यानी कि त्रिशांश कुंडली में भी आप इसको रीड कर सकते हो। अगर सूर्य सप्तम स्थान में आता है तो हो सकता है कि आपने पति पत्नी का मैच मेकिंग एक दूसरे के साथ करवाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। आगे चल के मैं एक चार्ट आपके साथ में शेयर करती हूँ। हाँ, मैं शेयर कर रही हूँ। ये एक ठीक है, अभी ठीक है, ये देखो, ये आप सबको दिखाई दे रहा है चार्ट? यस मैम। अभी ये मेल और फीमेल का चार्ट है, ये है मेल का चार्ट, ये है फीमेल का चार्ट, ठीक है। अब हम इन दोनों का हमने मैच मेकिंग करना है, ठीक है। तो हम प्रथम क्या देखेंगे, मैच मेकिंग के काफी सारे रूल्स है, सभी लोग अलग अलग तरीके से मैच मेकिंग देखते हैं। मेरा एक अलग तरीका है देखने का, मैं काफी सारी चीजें जोड़ के मैच मेकिंग में मानती हूँ, क्योंकि जो लोग ज्योतिष में बिलीव करते हो विदाउट मैच मेकिंग शादी के लिए नहीं जाते हैं, और शादी के बाद भी कई लोग आते हैं कि इतने गुण जुड़ रहे थे फिर भी हमारी तो शादियां अच्छी नहीं टिक रही है। तो फिर उसके लिए महादशा, दशा, अंतरदशा बहुत ज्यादा कारण रखती है, उसके आगे चल के हम जरूर बात करेंगे। अभी आप ये पुरुष की कुंडली है और ये स्त्री की कुंडली है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो दोनों का जो लग्न उदित हो रहा है, अगर ये मैं पहले बर्थ चार्ट की बात कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि बर्थ चार्ट और नवमांश दोनों आपने देखने के लिए सीखना है, सिर्फ नवमांश चार्ट से आपने मैच मेकिंग नहीं करना है। हाँ, जो एक्सपर्ट बन जाते